नमस्कार, मैं नीरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं बुंदेलखंड न्यूज 24 में। आज हम आए हैं सीताराम कुशवाहा जी के यहाँ। आइए हमसे बात करते हैं हमारे चैनल के थ्रू। नमस्कार सीताराम जी। नमस्कार। पहले तो हम आपको बहुत ज्यादा बधाई देना चाहते हैं नव वर्ष की। जैसा कि हमने देखा है कि आप एक लोकप्रिय चेहरा हैं, लोग आपको जानते हैं और आप बहुत सरल स्वभाव के हैं। हर किसी से मिल लेते हैं, लोगों की परेशानियों को हल कर देते हैं। तो आखिर इसका प्रेरणा आपको कहां से मिली? हाँ, तो सन 72 में ये लोग मेरे राजनीतिक गुरु रहे। इनसे मैंने राजनीति में थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू किया जी। फिर 1972 में मैं यहाँ नगर पालिका का पार्षद बना और उस समय 3.5 साल पार्षद रहा। फिर नगर पालिका सुपरसीड हो गई। उसके बाद 75 से फिर नगर पालिका का चुनाव नहीं हुआ। राजनीति में मेरा फिर धीरे धीरे, क्योंकि मैं खेती करता था। अच्छा। कि मैं बिल्कुल ठेठ किसान था, हमारे माँ बाप किसानी करते थे। तो मेरी ये सोच थी कि मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल जाए। तो नौकरी मुझे मिली नहीं और नौकरी की सोच मेरी ये थी कि या तो मैं सब इंस्पेक्टर बन जाऊं या बैंक में मुझे नौकरी मिल जाए। लेकिन ना मुझे बैंक में नौकरी मिली, ना मैं पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन पाया। तो ये चलता रहा। मुझे नौकरी मिली तो रेलवे की नौकरी मिली, सॉइल कंजर्वेशन में नौकरी मिली, लेकिन मैंने ये नौकरी की नहीं। फिर राजनीति में जो मैंने बताया कि स्वर्गीय श्री मेघराज सिंह कुशवाहा जी बेनी बाई के यहाँ मुझे ले जाते थे। बेनी बाई के यहाँ बैठ के मैंने देखा उस समय क्या था कि जो राजनीति लोग करते थे उनकी सोच थी कि हम जनता के लिए काम करें। उस समय ये नहीं था कि कोई व्यक्ति 10-5 साल की राजनीति में जो 100 रुपये का मालिक नहीं है वो एक 100-200 करोड़ का मालिक बन जाए 10 साल की राजनीति में। तो उस समय ये नहीं था। उस समय ये था कि हम अगर राजनीति कर रहे हैं तो जनता की सेवा करें। उस समय जो भी विधायक, सांसद, मेयर, पार्षद, सरपंच ये अपने आप को जनता का सेवक समझते थे, शासक नहीं। जो आज की तरह जो जनप्रतिनिधि चुन के आता है वो अपने आप को शासक समझने लगता। और मेरी शुरू से आज तक यही रही। जब मैं 1988 में फिर दूसरी बार पार्षद बना, नगर पालिका का कार्यकारी अध्यक्ष बना, तो मैंने उस समय यही सेवा भाव से काम की कि मैं जितने लोगों को अच्छा से अच्छा काम कर सकूं। जो लोग मेरे सामने आ गए मैंने उनसे नगर पालिका में पूछा कि आपकी समस्या, उनने अपनी समस्या बताई। मैंने अपने स्तर से जो हुआ उसका निस्तार कराया। तो ये सब मेरा चलता रहा और शुरू से ही। फिर मैं एक सामाजिक व्यक्ति भी हूँ। समाज में हर जगह मेरा आना जाना। मैं लोगों के सुख दुख में, किसी भी समाज का हो, किसी भी व्यक्ति का हो, किसी समुदाय का हो, मेरी सोच रही कि सबके यहाँ अपनी भागीदारी रहे। सांसद, विधायक और मेयर मान लो ये बन गए और अगर जनता में इनकी भागीदारी नहीं है, जनता में इनकी पहुंच नहीं है, तो फिर ऐसी राजनीति करने से। और मेरी सोच ये है कि मैं सांसद, विधायक बनूं या ना बनूं, अगर जनता मुझे जान रही तो मैं सबसे बड़ा सांसद और विधायक हूं। मैं इस सोच के काम करता हूं और आज भी मेरी यही नीति है कि मैं लोगों के बीच में जाऊं, लोगों का काम करूं। ये मेरी, इसलिए आज लोग मुझे मानते हैं। मैंने जब नगर पालिका में दूसरी बार, तो मैंने उस समय सैकड़ों नौकरियां लगवाई, लेकिन मैंने किसी से पान नहीं खाया। जब कांग्रेस का शासन था, बेनी बाई जी स्वर्गीय श्रीमती यहाँ मंत्री थी, तो उनके शासन काल में भी मैंने, चाहे रेलवे हो, जूनियर इंजीनियर हो और 4th क्लास की नौकरी हो, मैंने उनसे कह के सैकड़ों नौकरियां लगवाई। मैंने खुद अपने छोटे दोनों भाइयों को, भतीजों को BHEL में, माइनर एजुकेशन में, रेलवे में नौकरियां लगवाई। लेकिन कभी किसी से ये आशा नहीं रखी भाई अपने अगर फोन से काम हो रहा है या अपने कहने से काम हो रहा, तो अपनी सोच ये रही कि अपन किसी से इसके बदले कुछ लेने की नहीं, क्योंकि हम गरीब परिवार में पले। हमारी सोच वही थी। आज हमारे पास अगर 2 पैसा आया है तो वो हमारी अपनी मेहनत से, हमारे जो बच्चे हैं उनकी अपनी मेहनत से, हमारी ईमानदारी से, बच्चों की ईमानदारी से, हम लोग 4 भाई हैं उन सब की ईमानदारी से, तो सब आज अपने अपने उसमें अपने 2 टाइम की रोटी खा रहे, 2 टाइम का अपना काम कर रहे।
तो अपने धंधे हैं, आज भी हम किसान हैं, आज भी हमारे यहाँ खेती होती है। फिर उसके बाद परिवार में ये 4 विवाह घर हो गए। तो ये हम लोगों की बकाया दुकानें हैं। हमारे जो बच्चे हैं वो खाद का, बीज का, दवाइयों का काम करते हैं। ये हमारे मैनेजर बैठे हैं पेप्सी के, एक नाती हमारा यहाँ पेप्सी की एजेंसी ले ली। तो ये सब काम हम लोगों के चलते रहते हैं और उससे जो मिलता है तो हम उस पर ये नहीं सोचते कि, और हम अपने बच्चों से हमेशा हमारी सोच रही कि जो हमारी खेती से आय होती है वो हमारी मुख्य आय है। अन्य मदों से जो हमारी आय हो रही उसको आप ये नहीं समझना कि आज हमारे पास 10 पैसे हैं और कल 2 ना रहे। तो इस सोच से हम काम करते हैं। तो यही हमारी सोच है। तो इसलिए लोग आज हमें चाहते हैं। हम 2 बार चुनाव लड़े, उसमें लोगों का अपार समर्थन मिला। अब हारना जीतना वो अलग बात है, लेकिन हम जनता में हमेशा प्रयासरत रहे कि हम इनके बीच में रहे। ये हमारी सोच। सर जी, जैसे कि एक्चुअली में क्या है, ये एक पर्सनल इंटरव्यू भी है। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताइए सर, आपकी शिक्षा कहाँ से आपने ग्रहण की? अच्छा, शिक्षा ऐसा है कि मैंने आपको बताया कि मैं एक कृषक परिवार से था। और मैं जब 9 साल का हो गया था, जब तक मेरे माँ बाप, क्योंकि मेरे बड़े भाई साहब पढ़े लिखे नहीं है, उनके 4 बच्चे हैं। ये जो पार्षद है संतोष, ये उन्हीं का बच्चा है। आज उनकी दुकानें हैं, सब हैं। तो वो नहीं पढ़े लिखे थे, मुझे भी नहीं। मेरे जीजा जी थे यहाँ, ग्राम सिंगर्रा है बगल में। तो वो लगातार करीब 9 बार वहाँ उस गांव के प्रधान रहे। लेकिन जब मैं छोटा था तो उन्होंने देखा कि ये सब इस तरह से बड़ा भी नहीं पड़ा ये, तो वो मुझे अपने घर ले गए सिंगर्रा। और 5 साल मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। उसके बाद आके फिर मैंने यहाँ, अच्छा उसके बाद क्या होता है कि जब यहाँ शिक्षा प्राप्त हुई, गरीब परिवार था, तो मैं पढ़ता भी रहा, खेती किसानी भी करता रहा और ये सब चलता रहा। और उसी में से मेरी शादी हुई, मेरी बहनों की शादी हुई, मेरे बहनों के भाइयों की शादी हुई। हम लोग शादी में, तो हमारी शिक्षा का कारण ये रहा कि हम वैसे बीए तक मैंने शिक्षा प्राप्त की, लेकिन बीए फाइनल की डिग्री मेरे पास, क्यों उस समय कानपुर यूनिवर्सिटी थी। अच्छा। हाँ, और मेरे पिताजी का हो गया स्वर्गवास। अच्छा। तो मैं अपनी सनद लेने वहाँ नहीं जा पाया। अच्छा, उसके बाद बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी बनी, तो मैं 1.5 साल बाद कानपुर गया, क्योंकि नौकरी करना नहीं थी, मैं बिजनेस करने लगा था, मेरा लकड़ी का काम, भूसे का काम, तो वो नहीं। तो मैं अपने आप को इंटर मानता हूँ कि मैं इंटर पास हूँ, क्योंकि या तो वो मैं समझ ला था कानपुर यूनिवर्सिटी से, तब मैं अपने आप को ग्रेजुएट कहता। लेकिन हाँ, मेरे पास वो है कि कॉलेज की फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की वो है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बाद सनद नहीं है। तो मैं अपने आप को इंटर पास मानता हूँ कि इंटर मेरी शिक्षा है। जैसा कि आज की डेट में आप देखते होंगे कि बच्चे क्या कहते हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लेकिन जो पुराने समय के जो 12th भी करे हुए थे, लेकिन वो उनसे आगे हैं, चाहे वो कैलकुलेशन में हो। आपका ज्ञान जो है वो सर्वश्रेष्ठ है हर फील्ड में, लोगों को पहचानना, हर फील्ड में जानकारी होना। तो ऐसा क्यों है? ऐसा था कि आज की शिक्षा में और उस समय की शिक्षा में फर्क था। आज क्या है कि आज अगर बच्चे को ज़्यादा सुविधा हो जाए तो बच्चा फिर अपने आप को संभाल नहीं पाता। अच्छा। हम उस समय कक्षा 3 में पढ़ते थे और हमारी बहन एक बड़ी वाली भोपाल में हमारी जीजाजी सर्विस करते थे, तो कक्षा 3 में हम उनको लेटर लिखकर, उस समय वो पोस्ट कार्ड आते थे। अच्छा, हाँ। पोस्ट कार्ड पर चिट्ठी लिखकर, अच्छा, और उनको हम भेजते थे कक्षा 3 में, और बढ़िया राइटिंग में। अच्छा। ये मतलब उस समय। लेकिन आज तो अगर हाई स्कूल के या इंटर के बच्चे से कहो कि एक लेटर लिख के अपने रिश्तेदार को भेज दो, तो वो नहीं भेज पाता। तो उसका कारण था कि उस समय स्कूल में भी जो अध्यापक होते थे, जो गुरु होते थे, वो बिल्कुल सेवा भाव से पढ़ाते थे। और उनकी सोच ये रहती थी कि जो बच्चे हमसे शिक्षा ले रहे वो सही मायने में उसका उनको ज्ञान है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि हमने आज के बच्चे जो हैं कि शिक्षक ने 10-10 हज़ार वेतन ले रहे और बढ़िया कॉलेजों में, उसके बाद उनने वहाँ 3.5 घंटे 4 घंटे शिक्षा दी, पढ़ाया। उसके बाद उन्हें नहीं मतलब कि बच्चा पढ़ रहा क्या नहीं कर रहा। अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा तो उसको फेल कर देंगे।
बच्चा नहीं पढ़ रहा ज़्यादा है, उसके घर चिट्ठी लिख देंगे, उसकी जो काकुत के डेली की डायरी है तो दैनिक डायरी में लिख देंगे। लेकिन उनकी सोच ये नहीं रहती कि हम बच्चे को, अगर इसकी मंदबुद्धि है तो इसको हम कैसे आगे ले जाए। तो उस समय और आज में बहुत फर्क है, वही कारण है। जी, जैसा कि हम जानना चाहते हैं कि सीताराम कुशवाहा जी कौन है, उनकी फैमिली में कौन है, तो आपकी फैमिली में कौन कौन है सर? अच्छा, मेरी फैमिली में जी। मेरी पत्नी है, अच्छा, मैं हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं। अच्छा। हाँ, 3 बहुएं हैं और तीनों बच्चे अपना अपना वर्क करते हैं। जैसे एक लड़का ये हमारा तुलसा विवाह घर देखता है, एक सबसे बीच वाला है जो जी, जी। वो तुलसा बीज भंडार देखता है, और सबसे जी। छोटा है वो हमारा दिल्ली में खाद बीज की दुकान और एजेंसी है। जी, तो वो वहाँ काम, ब्रजेंद्र कुशवाहा, जी। वो वहाँ काम देखता है। एक अब मेरे नाती भी हो गए, तो नाती आपका पेप्सी का काम देखते हैं। जी, जी। तो ये मेरे फैमिली में 3 बच्चे हैं, एक लड़की है। जी, जी। जो आप अगर कभी सब्जी मंडी गए हों तो झांसी में सब्जी मंडी में जो हरी सब्जी की जी, जी। आड़त है सबसे बड़ी, जगदीश कुशवाहा के नाम से, जी, जी। राजेंद्र कुशवाहा जगदीश कुशवाहा के नाम से है। एक बेटी है मेरी, यही शिवाजी, 3 लड़के हैं। फिर मेरे 8 नाती हैं। हाँ, तो ये हमारे परिवार में सदस्य हैं। अच्छा जी, आपने जैसे बताया था कि आपके आइडियल, थोड़ा सा उनके बारे में और बताएं सर हमारे दर्शकों को कि कहाँ से आपको उनकी प्रेरणा मिली इस राजनीति में आने की? अच्छा, ऐसा है कि राजनीति में आने की मुझे प्रेरणा ये मिली कि जैसे पढ़ के और काम करके मैं पहुंच जाता था मेघराज कुशवाहा जी के यहाँ। अच्छा। तो मेघराज कुशवाहा जी मुझे उनके यहाँ ले जाते थे, श्रीमती बेनीबाई के जी के यहाँ। तो मैं उनके यहाँ बैठता था। धीरे धीरे मुझे लगा 69-70 से क्या राजनीति में भी अब मुझे नौकरी मिल नहीं रही, और ये तो मैं फिर उस समय से मैंने राजनीति में थोड़ा, और स्वर्गीय श्री मेघराज जी सिंह कुशवाहा वो एक मेरे लिए आइडियल है कि वो कविताएं भी लिखते थे, वो गीत भी गाते थे। अच्छा। और बुंदेली में वो बहुत अच्छा लिखते थे। अच्छा। तो आज उनका लड़का है देवराज सिंह कुशवाहा जो कमिश्नरी में वकालत करता है। तो ये लोग, तो वहीं से मुझे प्रेरणा मिली, और वो बहुत अच्छे समाज सुधारक थे। उस समय क्या था कि हमारी समाज की स्थिति ठीक नहीं थी, कुशवाहा समाज की। तो उनने एक कुशवाहा नवयुवक कल्याण बनाया था। जी, जी। और उस समय बगीचे थे ये, तो वो बगीचों जाना और वहाँ फट्टी बिछा के, तिलपार बिछा के, और लोगों से कि देखो भाई अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को राजनीति में लाओ, अपने बच्चों को, और आप मितव्ययी बनो, मतलब उल्टे सीधे खर्च ना करो, शराब पीना बंद करो। और जो महिलाएं दूसरों के यहाँ मेहनत मजदूरी करने जाती थीं, तो हम लोगों की ये सोच थी कि भाई आप अपना, तुम्हारे पास इतनी ज़मीन है तो अपना स्वयं का धंधा करो, और दूसरे के यहाँ ना पानी भरने जाओ, ना खाना बनाने जाओ। तो उनसे मुझे अधिक प्रेरणा मिली, और जब से कुशवाहा नवयुवक कल्याण संघ के माध्यम से, वहीं से मेरी राजनीति शुरू हुई। जैसा कि आप पहले बीएसपी में थे, अब आप सापा में आ गए हैं, तो ऐसा क्या कारण रहा? हाँ, ऐसा कारण ये है कि बीएसपी में मैंने 2 चुनाव लड़े जी। और बीएसपी के लिए काम किया। जी। यहाँ झांसी में बीएसपी से पहले 2009 में कैलाश साहू चुनाव जीत गए थे। जी। तो वो बाई इलेक्शन था और सत्ता का चुनाव था। लेकिन उसके बाद मैं जब पार्टी से जुड़ा तो मैंने पार्टी के जनाधार बढ़ाया। यहाँ कभी किसी बीएसपी के प्रत्याशी को, चाहे वो बीएसपी से रमेश शर्मा लड़े हों, चाहे डमडम व्यास लड़े हों, या कैलाश साहू लड़े हों, कोई 60 और 67 हजार वोट पर नहीं पहुंच पाया। तो मैंने ये सब का पार्टी का आधार बढ़ाया, काम करता रहा। 1918-19 के बाद मैंने जो देखा कि पार्टी में जो लोग पदाधिकारी आ रहे, या जो पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, उनसे जब 1-2 बार ये चर्चा हुई कि भाई हमारा राष्ट्रीय दल है, हम लोगों के लिए राजनीति कर रहे, जनता में हम जाएं, जनता के अच्छे बुरे में भागीदारी हों, जनता की जो कठिनाइयां हों हम उसका शासन स्तर पर और प्रशासन से हम उनकी मांग रखें। मुझे लगा कि ये लोग शासन स्तर पर न प्रशासन स्तर पर, ये लोग बिल्कुल अपने आप को
इनने न्यूट्रल कर लिया था और ये कहीं कुछ नहीं करते थे। अभी जब पिछली बार हाथरस कांड हुआ तब मैंने इन लोगों से कहा कि यार हम ये दलितों की पार्टी है, इसको आप और हम कहते हैं कि ये दलित पार्टी है, वैसे सब लोग हैं इसमें, लेकिन हम उसकी आवाज़ उठाएं। फिर ये 3 काले कानून आए, इस पे भी सब पार्टियां विरोध कर रही हैं, लेकिन इनका कोई स्टेटमेंट नहीं। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाई हमारी प्रतिद्वंद्विता इनसे है जी जी, तो हम इनसे अपनी प्रतिद्वंद्विता में अपनी ताकत बढ़ाएं। इनकी ताकत को कैसे हम कमजोर कर सकते हैं या हम अपनी ताकत को कैसे बढ़ा सकते हैं, उस पर विचार नहीं। ये आपको गाली दे रही, इनको गाली दे रही, जबकि भाई तुम्हें कांग्रेस को गाली देना, तुम्हें समाजवादी पार्टी को गाली देना, अरे भैया यहाँ सत्ता भाजपा की प्रदेश में है, भाजपा की केंद्र में है, आप उनसे प्रतिद्वंद्विता करो। तो ये भी हम सब देखते रहे। फिर हमें लगा कि हमारी पार्टी तो भाजपा के प्रति बिल्कुल समर्पित भाव से उनके विचार हो गए। और फिर हम ये कि भैया ये जनता की समस्या है। फिर वो एक व्यापारी को मार दिया गया पुलिस ने, तो उसको भी लोगों ने काफ़ी है एजिटेशन किया और यहाँ मसाल जुलूस निकाला, सब कुछ किया। 24 जून को हम लोग बैठे थे, हमारी जिले में बैठक हो रही थी बीएसपी कार्यालय में पहुज नदी पर। तो हमने कहा यार आज सपा और कांग्रेस दोनों लोग प्रदर्शन कर रहे, दोनों पार्टियों के, हम लोग भी 40-50 हैं, यहाँ से चलें। अरे नहीं भाई साहब ऊपर से, नहीं भाई साहब ऊपर से आदेश नहीं है। लेकिन हमने उसके लिए कहा, ये नहीं माने। जब हमें लगा कि भाई हम जनता के लिए राजनीति कर रहे, हम जनता के सेवक हैं और जनता की आवाज को हम शासन और प्रशासन तक नहीं पहुंचाएंगे तो फिर बेकार है हमारे सत्ता शासन हमें राजनीति करना। तो ये सब चीज़ें हुई। उसके बाद हमारे 19 वो थे विधायक, 19 में से तुम एक विधायक को भी अपने पास नहीं रख पाई। 19 में से एक विधायक को तुम अपने पास नहीं रख पाई, सारे विधायक छोड़ के चले गए। 3 मेयर थे, तीनों मेयर छोड़ के चले गए, सांसद छोड़ के चले गए, एमएलसी छोड़ के चले गए। यहाँ तक जो पूर्व में अच्छे बहुजन समाज पार्टी के अच्छे वो थे, जनाधार वाले नेता थे, वो सबके सब छोड़ के चले गए। तो अब हमें लगा कि हमारा रहना, या तो हम राजनीति से संन्यास लें या फिर हमें राजनीति करना है। तो राजनीति करना है तो भाई हमें किसी का दामन तो थामना पड़ेगा। तो जब हमने देखा कि अखिलेश यादव जी जनता के प्रति समर्पित हैं और भले ही हम 2012 से 2017 के बीच में समाजवादी पार्टी में नहीं रहे हों, लेकिन समाजवादी पार्टी ने 2012 से 2017 तक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी ने, उनने जनहित में काफ़ी काम किया, काफ़ी अच्छे फैसले लिए। तो ये हमें लगा कि दूसरा ये है कि आज ये सत्ता में है, यहाँ हमारे जैसे झांसी में जिले में समझ लें, भाजपा के विधायक, भाजपा के सांसद, भाजपा के मेयर, यहाँ निगम में भी उनका मतलब बहुमत है। उसके बाद कागजों में काम हो रहे, जनाधार वाले कोई काम नहीं हो रहे। आप उठा के देख लें, कहीं भी नाले बन रहे, उनका स्लोप मालूम नहीं है कि पानी इस तरफ जाएगा कि इस तरफ जाएगा। तो इन सारी चीज़ों का जब हमने देखा कि भाई हमें इसका जवाब तो देना पड़ेगा, हमें राजनीति में है, तो फिर हमने देखा कि अखिलेश जी इन समस्याओं से जूझ रहे और अखिलेश जी जनता की आवाज़ उठा रहे, इसलिए हम समाजवादी पार्टी में शामिल हैं। सर जी, जैसे सपा गवर्नमेंट जो है ये देर क्यों लगा रही है टिकट में? आपको कब तक लगता है कि टिकट कंफर्म हो जाएगा? देखिए साहब, ये पार्टी का फैसला है जी। पार्टी जो निर्णय लेगी वो अच्छा लेगी और पार्टी के ऊपर निर्भर करता है। ये मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता, कब घोषणा कर रहे कब नहीं कर रहे, ये पार्टी का निर्णय है। आप विधायक बनने के बाद ऐसा कौन से कार्य करेंगे जो कि युवाओं के लिए रहे? देखिए ऐसा है साहब कि सबसे पहले तो ये होता है कि जो विधायक बनता है, विधायक की जनता विधायक से कुछ नहीं चाहती। जनता चाहती है कि हमें पानी मिलता रहे, हमारी सड़कें ठीक रहे,
हमारे यहाँ सफाई होती रहे, हमें बिजली मिलती रहे, ये उनकी मुख्य समस्याएं हैं। और कानून का राज हो, ये उनकी मुख्य समस्याएं होती हैं। तो ये हमारी प्राथमिकता होगी कि ऐसा नहीं होगा कि स्वच्छ झांसी, सुंदर झांसी और 10% झांसी स्वच्छ और सुंदर है, 90% आप निकल जाइए, परकोटे के बाहर निकल जाइए तो आपको लगेगा कि कितनी सुंदर है झांसी, कितनी स्वच्छ है झांसी। चाहे ये फास्ट कॉलोनी है, आपकी अजय एन्क्लेव है, कैलाश रेजिडेंसी है, बारिश होती है 1 घंटे में पानी भर जाता है। इस नाले के लिए हम लोग 10 बार कह चुके कि इसको एक पाइप है इसमें जल निगम का, वो सीधे जा रहा। तो हम जल निगम से, अपने विधायक जी से, अपने सांसद जी से और मेयर साहब से ये कह चुके कि इसको एल टाइप में करा दें। तो जो ये कॉलोनियों में और बस्ती में पानी यहाँ से छनियापुरा तक पानी भरता है, लेकिन आज तक ना तो विधायक जी ने, इन लोगों ने बहुत स्वागत किया जी, अजय एन्क्लेव वालों ने, मेयर साहब का, हमारे विधायक जी का, लेकिन जरा सा काम नहीं हुआ कि वो एल टाइप में, अगर ये विधायक निधि से, सांसद निधि से या मेयर साहब इसको ये कहते 1,00,000-2 लाख का एस्टीमेट, वो पाइप एल टाइप में हो जाता, पानी निकल जाता। तो ये समस्याएं हैं। दूसरा हमारा ये रहेगा कि यहाँ जो अखिलेश जी की सोच है, उनकी सोच के साथ हमारी सोच है कि जो आज हर चीज़ निजीकरण में जा रही, उसको हमारी सरकार बनी तो सबसे पहले हमारा काम ये होगा, सरकार का काम ये होगा कि केंद्र में किसी की सरकार रहे, लेकिन हम लोग ये सब चीज़ें नहीं होने देंगे कि हर क्षेत्र में निजीकरण को नहीं जाने देंगे। आज आप या ये हैं भैया 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख तक शिक्षा ग्रहण करके हमारा बालक आ रहा, हमारे बच्चे आ रहे, और आप उन्हें निजीकरण में भेज रहे। तो भाई साहब, निजीकरण में आपको 10,000 मिलेंगे, 15,000 मिलेंगे, 20,000 मिलेंगे। जो 50,000 लगा के आ रहा, वो 20,000 में तो अपना परिवार नहीं पाल पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं कि ये हमारी, दूसरा हमारी सरकार की, जो अखिलेश जी का कहना है कि जो हमारे यहाँ पहले संविदा पे कर्मचारी थे, तो उनको जो परमानेंट थे उनका तो वेतन अलग है, संविदा पे जो कर्मचारी थे उनको वो आए थे और उन्होंने ये मतलब अपने यहाँ संशोधन करने के लिए उन्होंने बिल पेश किया था उसमें, संविधान में, इसमें विधानसभा में, कि भाई जो संविदा पे कर्मचारी है उनको भी परमानेंट कर्मचारियों के बराबर समान वेतन मिले और जो लाभ हैं वो ना मिले, लेकिन संविदा कर्मचारियों को भी समान वेतन पे। तो अब अखिलेश जी की ये है कि इनने संविदा वालों को भी खत्म करके अब ठेकेदारी प्रथा शुरू कर दी। तो अखिलेश सरकार की ये सोच होगी कि ये जो आपने ठेकेदारी प्रथा खत्म की है, ये ठेकेदारी प्रथा खत्म होगी। जो लोग परमानेंट हैं उन्हें परमानेंट नौकरियां दी जाएंगी और जो संविदा पे हैं उन्हें समान वेतन पर रखा जाएगा। ये अखिलेश सरकार की, अखिलेश जी की ये सोच है और निजीकरण को रोका जाएगा, ये है। आपने बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने कीमती समय हम लोग को दिया। आप और हम शुभकामनाएं देते हैं अपने चैनल के थ्रू कि आपका जल्द से जल्द टिकट कंफर्म हो, ताकि इतना अच्छा नेता जो है हमारे लोगों के बीच रहे, लोगों के लिए काम कर सके। धन्यवाद। बने रहे बुंदेलखंड न्यूज़ 24 के साथ में।